नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका को लेके। पिछले कई महीनों से एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में कोई खास अपडेट सामने नहीं आया था, लेकिन अभी फाइनली इसके बारे में कुछ अपडेट सामने आ रहा है। एमका के प्रोग्राम डायरेक्टर कृष्णा राजेंद्र नेली की तरफ से द वीक के साथ दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान बताया गया था कि अभी एमका की जो मार्क 1 वर्जन होने वाला है उसमें लगभग 70% के आसपास इंडियन सिस्टम होने वाला है, जिसके बाद इसकी मार्क 2 वर्जन में इंडिजिनस कंपोनेंट को काफी हद तक बढ़ाया जाएगा और उम्मीद है कि इसमें लगभग 90% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और सिर्फ इसकी इजेक्शन सीट को छोड़ के बाकी सभी सिस्टम भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, यानी कि इसकी बाकी सभी सिस्टम इंडिजिनस सिस्टम्स होने वाले हैं। इसके अलावा 2026 से पहले ही एमका की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने का भी एम रखा गया है, लेकिन इनिशियली जब इसकी प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा तो तब इसकी यूनिट कॉस्ट हमें लगभग 900 करोड़ के आसपास पड़ने वाले हैं, जो कि फर्दर मास प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ हद तक रिड्यूस होने वाले। लेकिन फिलहाल इसकी जो यूनिट कॉस्ट होने वाली वो हमको रफाल के मुकाबले कम पड़ने वाले हैं। और एमका की मार्क 2 वर्जन की बात करें तो जैसे कि इसको अभी एडीए की तरफ से एक 5.5 जनरेशन का फाइटर बताया जा रहा है और अभी तो वीक की तरफ से बताई गई रिपोर्ट के मुताबिक एमका की मार्क 2 वर्जन की स्पीड और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी को काफी हद तक इंप्रूव करने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 2.1 से भी ज्यादा होने की बात की जा रही है और इसकी मैक्सिमम रेंज 1620 किलोमीटर के आसपास होने वाली। अगर ऐसा हुआ तो एमका अब तक बनाए गए किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले सबसे तेज फाइटर जेट होने वाला है। और इसकी एक और खास बात यह कि मार्क 1.8 की स्पीड में सुपर क्रूज करने वाला है। नॉर्मली अभी के सभी मॉडर्न फाइटर जेट आफ्टर बर्नर के साथ भी मार्क 1.6 से 1.8 की स्पीड को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और अगर सच में एमका मार्क 1.8 की स्पीड में सुपर क्रूज कर सकता है तो ये इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी, सर्वाइविलिटी और लिथलिटी को काफी हद तक बेहतर करने वाला है। और शायद इसी वजह से अभी एमका की मार्क 2 वर्जन को एक 5.5 जनरेशन का फाइटर कहा जा रहा है। अभी तक हर एक फोरम में एमका की मैक्सिमम स्पीड को मार्क 1.8 तक ही बताया जा रहा था, लेकिन अभी इसे मार्क 2.1 से भी ज्यादा बताया जा रहा है। और शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पहले प्लान किया गया था कि एमका में 110 किलोटन क्लास के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें 110 के बदले 125 किलोटन क्लास के इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि आगे चल के हो सकता है इसको बेहतर स्पीड को अचीव करने में मदद कर सकता है। और साथ ही इसमें जिन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा वो भी वर्तमान के इंजन के मुकाबले एक जनरेशन आगे के इंजन होने वाले हैं और इसको नेक्स्ट जनरेशन इंजन कहा जाने वाला है। अगला अपडेट एवेक्स को लेके। जैसे कि अभी हमारी एयरफोर्स में एवेक्स की स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं है, हमारे पास 3 के आसपास फाल्कन एवेक्स मौजूद है और इसके अलावा 2 से 3 हमारे पास नेत्र एवेक्स मौजूद है, और इसी वजह से अभी हमको एडिशनल एवेक्स की जरूरत पड़ रही है। और इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से अभी नेत्र एवेक्स की मार्क 2 वर्जन को डेवलप करने का फैसला किया गया था। अब नेत्र एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसकी मार्क 1 वर्जन में ब्राजीलियन एम्ब्रेर ERJ-145 एयरक्राफ्ट को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसके ऊपर डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए एसआर रडार डोम को इंस्टॉल किया गया था। लेकिन इसको इनिशियली डेवलप किया गया था जिस वजह से इसकी स्कैनिंग रेंज लिमिटेड थी, जो कि पूरे 360 डिग्री में रडार कवरेज नहीं दे सकता था, और इसकी रेंज भी वर्तमान के एवेक्स के मुकाबले काफी कम था, जो कि लगभग 250 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा था। इसी वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से इसकी एक बेहतर वेरिएंट को बनाने का फैसला किया गया, जो कि कम से कम 300 से 400 किलोमीटर की दूरी से फाइटर साइज टारगेट को डिटेक्ट कर पाएगा और 300 से 360 डिग्री तक का कवरेज दे पाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो डीआरडीओ को एक बेहतर रडार को डेवलप करने की जरूरत थी, जिसे डेवलप करना फिलहाल के लिए डीआरडीओ के लिए कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बड़े साइज के रडार एंटीना को ERJ-145 एयरक्राफ्ट के ऊपर प्लेस करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट जगह नहीं मिलने वाली है और ना ही इसमें इतना पावर मौजूद है जो कि आगे चल के एक बड़े साइज के रडार को पावर कर पाएगा। इस वजह से डीआरडीओ की तरफ से इसके लिए A319 और A321 जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था, और फिर एयर इंडिया से सेकेंड हैंड कंडीशन में ऐसे 6 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए डील को फाइनल किया गया था। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि एयर इंडिया की तरफ से उनको 5 A319 और A321 एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दिया गया, जिनको अभी मेजर ओवरऑल और सर्विस के बाद हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में रखा गया है। इनको यहां से फ्रांस भेजने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर एयरबस की लगार्दे फैसिलिटी में इनमें डीआरडीओ की तरफ से बताया गया डिजाइन के मुताबिक स्ट्रक्चरल चेंजेस को किया जाएगा, जिसके बाद इनको वापस भारत में लाया जाएगा और फिर इसके लिए
LRD और सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम की तरफ से एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट और प्राइमरी और सेकेंडरी रडार सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जिनको आगे चल के इनमें इंस्टॉल किया जाएगा। पहले इनमें एक राउंड रोटेटिंग रडार डोम को लगाने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी प्लान को बदल दिया गया है और अभी इसमें नेत्रवैक्स में इस्तेमाल होने वाले रडार की सेम टाइप की एक मॉडिफाइड वर्जन को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें बेहतर वाइड एंगल स्कैनिंग एबिलिटी मौजूद होने वाली और अभी 270 के बदले 300 से 360 डिग्री तक कवरेज दे पाएगा। अगला अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन को लेके। कल इसको लेके सबसे पहले अल्फा डिफेंस की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि अभी DRDO की तरफ से रुस्तम 2 ड्रोन की नाइट फ्लाइट को कंप्लीट किया जा चुका है। आज इसको लेके कुछ और अपडेट भी सामने आए, जिसमें बताया जा रहा है कि रुस्तम 2 की जो ट्रायल कंडक्ट किया गया था, इसमें एक्सटर्नल पायलट की मदद से इसको नाइट कंडीशन में लैंड कराया गया था। इससे ठीक पहले ही जब नवंबर 2021 में इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया था, तब इसमें ऑटोमेटेड लैंडिंग और टेक ऑफ सिस्टम को टेस्ट किया गया था और अभी लगभग रुस्तम 2 की सभी ट्रायल वैसे ही कंप्लीट हो चुके हैं और अभी बस इसकी एक ही फ्लाइट बाकी है, जिसमें DRDO की तरफ से रुस्तम 2 के साथ लगभग 18 घंटे से ज्यादा एंड्योरेंस टेस्ट को और लगभग 28,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई में इसको ऑपरेट करने की टेस्टिंग की जाएगी और इसके बाद इसको ऑफिशियली आर्मी में और एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया जा सकता है। अब इसके अलावा ये बात भी लगभग कंफर्म हो चुका है कि आगे चल के रुस्तम 2 को एक डिसेंट अमाउंट में आर्मी में और एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा और एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी में लगभग 60 और एयरफोर्स में लगभग 12 रुस्तम 2 को इंडक्ट किया जा सकता है और ये हमें बाकी किसी भी फॉरेन आर्म ड्रोन के मुकाबले काफी हद तक सस्ते पड़ने वाले हैं और आगे चल के रुस्तम 2 को आर्म ड्रोन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको लेके द वीक की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक रुस्तम 2 को पहले से वेपन्स को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया और इंडक्शन के बाद इसको आसानी से सर्टेन वेपन्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और यूके की तरफ से। अब जैसे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर अभी भारत के गश्त पर आए हुए थे और उनकी इस विजिट के दौरान भारत और यूके के बीच कई मुद्दों को लेकर डिस्कशन किया गया। उनमें से हमारी मतलब की बात करें तो अभी यूके और भारत के बीच जॉइंटली एरो इंजिन्स को, मरीन प्रोपल्शन सिस्टम को और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का फैसला किया गया था। इसमें यूके मेनली भारत को अपनी एमका को डेवलप करने में मदद को ऑफर कर रहा है, जिसमें जरूरी सब सिस्टम को डेवलप करने में वो भारत को असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहता है और आगे चल के यूके की तरफ से भारत के इंडस्ट्रीज को हाईएस्ट लेवल में अपनी टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करने का वादा किया जा रहा है। इसमें एरो इंजिन की जॉइंट डेवलपमेंट एक मेजर इशू होने वाली है, क्योंकि अभी तक भारत के पास खुद की एरो इंजन मौजूद नहीं और हमारी इंडिजिनस फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में सबसे बड़ा बाधा यही बना हुआ है। लेकिन यूके की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर भारत चाहे तो यूके की डिफेंस कंपनी भारत के साथ एमका के डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। पहले उम्मीद किया गया था कि भारत को यूके की तरफ से टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल करने के लिए इन्वाइट किया जाएगा, लेकिन बदले में अभी सुनने को मिल रहा है कि यूके की BAE सिस्टम और रोल्स रॉयस जैसे कंपनी अभी एमका के डेवलपमेंट में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें रोल्स रॉयस की तरफ से एमका के लिए एक सुइटेबल इंजन को सप्लाई करने की कोशिश भी किया जा सकता है। इसके अलावा भारत के लिए अभी एक मेजर चैलेंज जो है वो मरीन इंजन को लेके होने वाली है, क्योंकि अभी भारत के पास जितने भी मेजर वॉरशिप मौजूद है उन सभी में यूक्रेनियन ओरिजिन जोरिया मैस्प्रोकेट के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी रशिया के साथ हुई लड़ाई की वजह से इनकी सर्विस और इनकी मेंटेनेंस आगे चल के भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी दिक्कत को पैदा करने वाली। तो अभी भारत इनका एक अल्टरनेटिव ढूंढने की तलाश कर रहा है, ताकि आगे चल के हम जो भी वॉरशिप्स को डेवलप करेंगे उसमें इंडियन इंजन का इस्तेमाल किया जा सके, ताकि ऐसे कंडीशन में हमको इनकी सर्विसिंग को लेके या स्पेयर पार्ट को लेके किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। तो इसमें अभी यूके की तरफ से भारत को भी मदद करने का ऑफर दिया जा रहा है और वो भारत को आगे चल के मरीन इंजन्स को भी डेवलप करने में मदद को ऑफर कर रहे हैं। अगला अपडेट ईवीज को लेके, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रही है, आम लोगों के साथ साथ आर्मी को भी परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले आर्मी की तरफ से बात बताया गया था कि अभी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए आर्मी की तरफ से भी अपने नॉन कॉम्बैट जोन या पीस टाइम रीजन में नॉर्मल पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के बदले ईवीज का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें लाइट ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के व्हीकल हो सकते हैं। अभी एएनआई की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 22 अप्रैल को हमारे आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को भारत के टॉप ईवीज मेकर की तरफ से अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिस्प्ले किया गया था, जिसमें टाटा मोटर, परफेक्ट मेटल इंडस्ट्रीज और रिवॉल्ट मोटर की तरफ से अपनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को डिस्प्ले किया गया था। अब अगर आप में से कोई भी रिवॉल्ट की RV 400 बाइक के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके बताएं कि बाइक कैसा है
और अगर कोई उड़ीसा से इसको खरीदे हैं तो बताइएगा कि ये कहाँ पर अवेलेबल है या फिर इसका शोरूम कहाँ पर मौजूद है। अब अगर वापस न्यूज की बात करें तो अभी ऐसे कई व्हीकल हैं, स्पेशली टाटा मोटर की तरफ से कई व्हीकल मार्केट में आ चुके हैं या कार्स मार्केट में आ चुके हैं जिनको आर्मी की तरफ से अपनी लाइट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको आगे चल के आर्मी की तरफ से अपनी डीजल या पेट्रोल कार के बदले रिप्लेस किया जा सकता है। अभी हमारे आर्मी चीफ की तरफ से भी इसको फुली सपोर्ट किया जा रहा है और उनकी उम्मीद है कि आगे चल के इनको आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इनको सिर्फ पीस टाइम लोकेशन में ही लिमिटेड रखा जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।